नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हम फिर हाजिर हैं नए अंक के साथ। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कृषि दर्शन कार्यक्रम में बकरी पालन आजीविका का स्रोत और संतुलित उर्वरकों के प्रयोग के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं बकरी पालन आजीविका का स्रोत कैसे बन सकता है। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं वो कृषि के व्यवसाय में पशुपालन भी करते हैं और स्वरोजगार के लिए और ख़ास तौर पर तो महिलाओं के लिए बकरी पालन बहुत अच्छा स्रोत बन सकता है। बकरी पालन आजीविका का कैसे और अच्छा स्रोत बन सकता है, इसी विषय पर जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर DR पचौरी, विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं रतलाम से। तो आइए जानते हैं बकरी पालन आजीविका का स्रोत कैसे है। किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर DR पचौरी, कृषि विज्ञान केंद्र जावरा, रतलाम, मध्य प्रदेश से आपको बकरी आय का प्रमुख स्रोत इस विषय पर आपको कुछ बताना चाहता हूँ। किसान भाइयों, जैसा कि है जो बकरी है वो गरीब की गाय कहा जाता है। सीमांत किसान और लघु किसानों के लिए ये बकरी पालन बहुत ज़रूरी है। इससे आय बहुत जल्दी बढ़ती है किसानों की। जैसा कि देखा गया है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी बकरी पालन करते थे। दूध और उसका जो पिया करते थे, उससे आज उनका जो फ़ोटो है वो हमारे नोट पर छपा हुआ है। तो किसान भाइयों, बकरी पालन में 4 प्रमुख बिंदुओं पर काम करना चाहिए। नंबर 1, उसका आवास 3 तरह से होता है। एक खुला बाड़ा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा राजस्थान के लोग भेड़ वगैरह लेके आते हैं, खुले में रोक लेते हैं और उसी से वो खुले में बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, उस तरह वो अपना बकरी भेड़ पालन करते हैं। दूसरा होता है बंद बाड़ा, जैसे अमूमन किसान भाई करते हैं। दिन में बकरियों को चरा के लाते हैं और शाम को लाके एक बंद कमरे में बंद कर देते हैं, जो बंद बाड़ा होता है। एक होता है वैज्ञानिक विधि का अर्ध खुला बाड़ा, जिसमें एक हिस्सा बंद होता है, जिसमें जाली लगी रहती है, ऊपर टीन शेड या छप्पर डाल देते हैं और उसका 2/3 हिस्सा है वो आप बकरियों को घूमने के लिए, जैसे हमारे आप पीछे देख रहे हैं कि टीन शेड पड़ा हुआ है, वो बंद है और उसके आगे जाली लगा के उसको खुला बाड़ा बनाते हैं। किसान भाइयों, जो बकरा है 2 वर्ग मीटर की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए, उस हिसाब से हम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी किसान भाई बकरी पालन करें तो 10 या 20, 10+1 या 20+1 से आप बकरी पालन शुरू करना चाहिए। इसके लिए दूसरा है पानी की खैर, वो भी आपको वहीं बनवानी पड़ेगी, जालियां बनवानी पड़ेंगी और शेड की टीन 1 मीटर चारों तरफ बंद बाड़े में आपको ईंटों की दीवार लगानी पड़ेगी, उसके ऊपर जाली लगानी पड़ेगी और इसकी जो ऊंचाई है वो झोंपड़ी नुमा होती है, वो 12 से 15 फीट ऊंची रखी जाती है। साथ ही किसान भाइयों, उसमें 4-5 बाड़े आपको 2-2 मीटर के जालियों के बनाने हैं। जालो आपकी किडिंग बच्चे जनती है बकरी या बीमार है, उनको बंद करने के लिए रखते हैं। बकरों का बाड़ा आपको अलग रखना होगा, नहीं तो बकरियों को जब जनती हैं उस समय बहुत परेशान करते हैं। दूसरा किसान भाइयों, नस्ल में क्या है, हमारे मध्य प्रदेश की कोई स्पेसिफिक नस्ल नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश से जो भी आसपास स्टेट लगे हुए हैं, वहाँ की जो नस्लें हैं वो हमारे मध्य प्रदेश में पाली जाती हैं। जैसे है सिरोही है, जखराना है, मारवाड़ी है और आपकी सुरती है। ये नस्लें, ब्लैक बंगाल हैं, ये नस्लें हम आराम से पाल सकते हैं। दूध देने के लिए बरबरी, जमुनापारी, जखराना, सिरोही ये नस्लें हैं। जिसमें जो जमुनापारी है वो इसकी बकरियों की रानी कहा जाता है इसको, वो 3 से 4 लीटर दूध देती है। हमारे मध्य प्रदेश में सिरोही नस्ल आराम से पाली जा सकती है, जमुनापारी भी पाल सकते हैं और बरबरी जो आगरा उत्तर प्रदेश की जो नस्ल है। इसमें जो भी हैं इनको चरने के लिए भेजना है और जो बच्चे दूध, खास करके कि जो बकरी होती है वो मांस के लिए भी पाली जाती है, उसमें ब्लैक बंगाल 4 या 5 बच्चे देती है, लेकिन उसका दूध नहीं होता है। उसके लिए आपको अलग बकरियों से लेके उसके मांस के लिए उस बकरी को पालते हैं। तीसरा होता है किसान भाइयों पोषण पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बकरियों को हमेशा दलहनी फसलों का भूसा ही पसंद है, जैसे सोयाबीन है, अरहर है, मसूर है, चना है,
उड़द है, इनका भूसा हमें स्टोर करके पहले ही रखना है। जब हम बकरी पालन करते हैं उससे हमें 6 महीने पहले प्लानिंग करनी है, क्योंकि जब भूसा हमें मिलता है तो 6 महीने पर ही मिलता है। इधर मार्च में मिलेगा या आपको अक्टूबर में मिलेगा, तो हमें दलहनी फसलों का भूसा इकट्ठा करके रख लेना है। और जो जितने भी पेड़ हैं उनकी फलियाँ पत्तियाँ वो अलॉपिंग करके आप इनको खिला सकते हैं। और इनको जो दाना है वो 100 ग्राम से 200 ग्राम दाना इनको खिलाना है, जिसको बाटा बोलते हैं। उसमें गेहूँ है, जौ है, चना, मटर, ज्वार, बाजरा, मक्का, ढैंचा, पटसन, लोबिया जो भी है, ये एक हिस्सा मतलब 33% रखना है। दूसरे में खली सरसों की खली के छोड़ के खोपरा की खली, सोयाबीन की खली, तिल की, अलसी की, मूंगफली की, ये खलियाँ बहुत प्यार से बकरी खाती हैं। तो एक हिस्सा 33% आपको एक हिस्सा रखना है। तीसरी चीज़ क्या है, इसमें चापड़ जो गेहूं की भूसी है, दाल का छिलका है, ये आपको 33% रखना है। साथ ही 2 किलो इसमें मिनरल मिक्सचर, 1 किलो आपको नमक मिला के सूखी जगह पर रखना है। यदि आप गीली जगह पर रखेंगे तो उसमें फंगस के चांसेस हो जाते हैं, जिससे पशुओं को बीमारी हो जाती है। इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप इसको दाना भी खिला सकते हैं। दाना आपको जो सुबह बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको आप थोड़ा थोड़ा करके खिलाएं, 50 ग्राम, और बकरी का दूध पिलाएं। 1 महीने तक आप दूध पिलाएंगे। और साथ ही इनमें वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है, टीकाकरण बहुत ज़रूरी है, जिसमें चेचक है, PPR है, निमोनिया है, खुरपका, मुंहपका, इन बीमारियों से बचाव के लिए आपको टीकाकरण कराना ज़रूरी है। और पानी स्वच्छ पिलाना है, ताज़ा पिलाना है। सर्दियों में उनको पर्दे लगाना है और दूर अलाव जलाना है, जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। गर्मियों में छांवदार पेड़ के नीचे इनको रखना है। इसी के साथ किसान भाइयों, और आज इनमें यदि कोई बीमारी आती है, आप नज़दीकी पशु स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क जरूर करें, साथ ही इनका निदान करें। ये आप अपनाएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक अंतराल का, बस अभी उपस्थित हुए। किसानों की आमदनी में वृद्धि और देश में कृषि संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने जुलाई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना की शुरुआत की थी, जो कृषि क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रही है। एग्री इंफ्रा फंड योजना के माध्यम से केंद्र सरकार किसानों को फसलोपरांत बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक 1 लाख करोड़ रुपए के लोन दिए जाएंगे। 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी सहायता प्रदान की गई है। कोई भी किसान, कृषि उद्यमी, FPO, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह, कृषि उपज मंडी समितियां इत्यादि इस योजना का लाभ लेकर देश में गोदाम, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, कोल्ड चेन, कस्टम हायरिंग सेंटर, छंटाई एवं ग्रेडिंग यूनिट इत्यादि स्थापित कर सकते हैं। साथ ही कृषि संबंधित आधुनिक तकनीकों के विकास जैसे कि ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, ब्लॉकचेन, IoT इत्यादि के लिए भी योजना के तहत लाभ लिया जा सकता है। लोन लेने की प्रक्रिया बेहद सरल है। ऑनलाइन पोर्टल agriinfra.dac.gov.in पर लॉगिन करके आवेदन किया जा सकता है। सभी आवेदनों का तुरंत निस्तारण किया जा रहा है। तेलंगाना के बालारेड्डी विश्वाराम के स्टार्टअप द्वारा लगाए गए विभिन्न राज्यों में 25 प्रोजेक्ट्स को मात्र 1 दिन के अंदर ही स्वीकृति मिल गई। ये किसानों से कृषि उपज की प्रोसेसिंग कराकर सामान को सीधा बाजार में बेच रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित हो रहे हैं। 10 स्टेट्स में हम डिस्पैच सेंटर्स को लगा रहे हैं। उसका प्रोजेक्ट कास्ट एक डिस्पैच सेंटर के लिए 5.9 करोड़ है। इसमें हम एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का स्कीम में अप्लाई किया और तुरंत उसका सारा 25 लोकेशंस का अप्रूवल मिल गया। हिमाचल प्रदेश की ढींगी देवी ने योजना की मदद से ग्रेडिंग और पैकेजिंग यूनिट स्थापित किया है, जिससे गांव के अन्य किसानों को भी लाभ हुआ है। हनुमानगढ़ की गोलूवाला निवादान ग्राम सेवा सहकारी समिति ने योजना का लाभ लेकर बूम स्प्रेयर खरीदा है।
इससे लगभग एक दिन के अंदर ये 125 बीघा स्प्रे करता है और इससे समिति को 6,500 रुपये प्रतिदिन आमदन हो रही है और इससे हमारा पैक्स परिवार पूर्णतः गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। इसी तरह देश भर में हजारों स्वीकृत प्रोजेक्ट के शुरू हो जाने से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ रही है। योजना के तहत बनाए गए फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर से अधिक निवेश के द्वार खुल रहे हैं, कृषि का आधुनिकीकरण हो रहा है, रोजगार के नए मौके खुल रहे हैं और एग्री सप्लाई चेन में किसानों की भागीदारी बढ़ रही है। तो आप भी इस योजना का लाभ लेकर अपने और देश के विकास में भागीदार बन सकते हैं। अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और अब हम बात करेंगे संतुलित उर्वरकों के प्रयोग की। जी हाँ किसान भाइयों, अगर उर्वरक सही तरीके से प्रयोग किए जाएं तो उनका बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है, क्योंकि उर्वरक उपयुक्त रसायन होते हैं और तत्काल ये हर तरह की पूर्ति कर देते हैं। अगर हमारी जो फसल है उसमें उर्वरक अच्छे होंगे, पोषक तत्व अच्छे होंगे, तो बिल्कुल हमारी जो फसल है वो भी बहुत अच्छी होगी और उत्पादन होगा तो हमें लाभ भी होगा। तो संतुलित उर्वरकों का प्रयोग किस तरह किया जाए, इसी बारे में हमारे विशेषज्ञ हमें बता रहे हैं। डॉक्टर शीश राम जाखड़ विषय वस्तु विशेषज्ञ रतलाम से हैं। आइए जानते हैं संतुलित उर्वरकों के प्रयोग के बारे में। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर शीश राम जाखड़, कार्यक्रम सहायक मृदा विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र कालूखेड़ा से। आज हम बात करेंगे फसल उत्पादन में संतुलित उर्वरकों का प्रयोग कर लाभ को दोगुना करें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि संतुलित उर्वरक किसे कहते हैं और किस तरह से इसका प्रबंधन किया जाए। किसान भाइयों, संतुलित उर्वरक फसल उत्पादन में एक अहम भूमिका निभाते हैं। एक फसल के लिए अनुशंसित की गई उर्वरकों की मात्रा सही समय पर और सही मात्रा में दिया जाना ही संतुलित उर्वरक कहलाते हैं। जैसे कि यदि हम गेहूं की फसल की बात करते हैं तो गेहूं की फसल में यदि 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की अनुशंसा की गई है। किसान भाइयों, यदि आप गेहूं की फसल ले रहे हैं तो उसमें बताई गई उपरोक्त मात्रा का प्रयोग कर वांछित उपज प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले आवश्यक रहता है किसान भाइयों, अपनी मिट्टी का स्वास्थ्य जांच कराना चाहिए। मिट्टी का स्वास्थ्य जांच कराने से क्या होगा किसान भाइयों, हमें हमारी मिट्टी का जो है स्वास्थ्य के बारे में पता चल सकेगा। प्रत्येक 3 साल में किसान भाई को अपनी मिट्टी का स्वास्थ्य अवश्य जांच करा लेना चाहिए, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी मिट्टी में कितना ऑर्गेनिक कार्बन है, कितना पीएच है, कितना ईसी है, कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, कितना पोटास है, सल्फर, मैग्नीज, कॉपर और इत्यादि जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी पूरी जानकारी मिल जाती है। संतुलित पोषक तत्व या संतुलित उर्वरक देने के लिए हमें सबसे पहला कदम होना चाहिए हमारा मिट्टी का स्वास्थ्य। यदि मिट्टी का स्वास्थ्य हमारा ठीक है तो फसल उत्पादन लेने में कोई परेशानी नहीं आती, क्योंकि सभी चीज़ें फसल उत्पादन में जो है एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। यदि आपकी मिट्टी का पीएच बैलेंस नहीं है तो फसल जो है अपना भोज्य पदार्थ नहीं ले पाएगी। यदि आपकी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी है तो पौधे कहीं ना कहीं कुपोषण के शिकार होंगे और फसल उत्पादन पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आपको अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए। इसके लिए आपको जो है अप्रैल मई महीने में जो है आपको अपने खेत की जो है अपने खेत को जिग-जैग भागों में बांटकर जो है मिट्टी का सैंपल लें, 15 से 20 सेंटीमीटर गहरा सैंपल लेकर, और फिर अपने नज़दीकी प्रयोगशाला पर जांच हेतु भेज दें। बुआई से 1 महीने पहले किसान भाइयों, यदि आप अपने सैंपल को या नमूने को भेजते हैं तो आपको सही समय पर उसकी जांच का पता चल जाएगा।
तो आपको जो है उसमें उर्वरक प्रबंधन में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ताकि आप समय पर अपना खाद ले सकें, बीज की व्यवस्था कर सकें, कौन सी फसल बुआई के योग्य है अपनी मिट्टी, इन सभी चीज़ों की जो है जानकारी आपको आपके मृदा स्वास्थ्य कार्ड में रहती है। साथ ही आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड में यह भी बताया जाता है आपको गेहूं की फसल लेनी है, सोयाबीन लेनी है, या फिर चना लेना है, या फिर अन्य कोई और फसल, गेहूं है, लहसुन है, तो इत्यादि फसलों की जानकारी रहती है। साथ ही उन फसलों की जो अनुशंसित की गई मात्रा रहती है वो भी उसी में रहती है। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हमें अपने मिट्टी की जांच कराने के बाद में विशेषज्ञों की राय के अनुसार अनुशंसित की गई मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे गेहूं की फसल की हमने बताई, इसी प्रकार से सोयाबीन की फसल में भी यदि आप 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम या 60 किलोग्राम जो है फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास का प्रयोग करते हैं। यदि सल्फर की आपके खेत में कमी आ गई है किसान भाइयों, तो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किलोग्राम के दर से प्रति बीघा के हिसाब से आपको जो है सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। 5 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से आपको सल्फर का प्रयोग करना है किसान भाइयों। साथ ही में यदि किसी अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी आई है तो भी आपको उस पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए उसी पोषक तत्वों का जो है छिड़काव करना पड़ेगा। साथ ही किसान भाइयों, यदि आप वांछित उपज प्राप्त करना चाहते हैं तो जो नाइट्रोजन की है एक बार में ना ही देकर उसको जो है 2 या 3 भागों में विभाजित कर दें। फास्फोरस और पोटास को बुआई के समय ही दें, नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय और बची आधी को बराबर 2 भागों में बांटकर बाद में देवें। इससे क्या रहता है कि आपकी फसल का उचित विकास होगा। साथ ही किसान भाइयों, मैं आपको बताऊं, यदि आप लगातार उर्वरकों का प्रयोग करते आ रहे हैं, जैविक खाद या किसी अन्य खाद का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो इस पर मिट्टी पर विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। आप 3 साल में कम से कम एक बार जो है जैविक खाद का प्रयोग करें अपने खेत में। जैविक खादों में जैसे फार्म यार्ड मैन्योर है, हरी खाद है, इनका भी आप साथ साथ में, या फिर वर्मी कंपोस्ट है, इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। 3 से 5 टन तक आप जो है केचुए की खाद को प्रयोग कर सकते हैं। इनके प्रयोग करने से आपके pH, EC ये भी जो है सही रहेंगे, उचित पोषण लेगा फसल, और आपकी जो है उत्पादन में किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। किसान भाइयों, जैसा कि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं, लगातार रासायनिक खेती करने से मृदा हमारी जो है इसका स्वास्थ्य है वो असंतुलित हो गया है। साथ ही वातावरण को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो किसान भाइयों, एक फसल उत्पादन में जो है संतुलित उर्वरकों के प्रयोग के साथ साथ जो है फसल को संतुलित पोषण भी दें, ताकि मिट्टी की भौतिक रासायनिक दशा में सुधार हो। यदि मिट्टी की भौतिक और रासायनिक दशा ठीक रहेगी तो जो हम ऊपर से उर्वरक, रासायनिक उर्वरक या जो कल्चर खाद दे रहे हैं, उनका प्रयोग जो है फसल अच्छे से कर पाएगी। अभी जो वर्तमान समय में अनेकों प्रकार की जो मिट्टी से संबंधित समस्याएं आ रही है किसान भाइयों, हम जो हैं एक ही प्रकार के खादों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे यूरिया और DAP, अन्यतर खादों की ओर हम प्रस्थान कर ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा ना करें किसान भाइयों, संतुलित उर्वरकों के साथ साथ में आप संतुलित पोषण का भी प्रयोग करें। धन्यवाद किसान भाइयों। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपने देखा बकरी पालन आजीविका का स्रोत के बारे में जानकारी, संतुलित उर्वरकों के प्रयोग के बारे में भी आपने बहुत अच्छी जानकारी हासिल की। ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अब कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। आप देखिए खबरें खेती की और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं कृषि की प्रमुख खबरों की ओर।
मूंग उड़द खरीद सीमा बढ़ी, छोटे किसानों को मशीनों की ज़रूरत, किसानों को मिलेगा पूरा लाभ, सब्सिडी पर कृषि यंत्र और ब्रोकली की खेती है फायदेमंद। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मूंग और उड़द की खरीद सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। पत्र सूचना कार्यालय की सूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों को मूंग और उड़द की खरीद की 25 क्विंटल की मौजूदा सीमा में छूट दी है। अब खरीद की सीमा को बढ़ाकर 40 क्विंटल प्रति किसान प्रतिदिन कर दिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश पर मध्य प्रदेश के किसानों के लिए छूट की सीमा को मंजूरी दी गई है। इससे पहले मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर मध्य प्रदेश के किसानों की समस्याओं पर चर्चा की थी। श्री पटेल ने कहा कि PSS के अंतर्गत मूंग और उड़द की उपज बेचते समय यदि किसानों के पास ग्रीष्मकालीन मूंग की उड़द मात्रा उपलब्ध होती है तो PSS पंजीकरण दिशा निर्देशों के अनुसार प्रति किसान 25 क्विंटल प्रतिदिन की खरीद सीमा होने के कारण उन्हें समस्या का सामना करना पड़ता है। चर्चा के बाद केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किसानों के हित में यह फैसला लिया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने कहा है कि भारत के छोटे और सीमांत किसानों को कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक और छोटी मशीनों की ज़रूरत है। सुश्री करंदलाजे 7वीं अंतर्राष्ट्रीय EIMA एग्रीमेक इंडिया 2022 प्रदर्शनी और सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कृषि उपकरण निर्माता कंपनी को ऐसी मशीनें निर्मित करने का आह्वान किया जिसे छोटे किसान आसानी से उपयोग में ला सके। साथ ही उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण मशीनों के निर्माण को भी बढ़ाने की बात कही है। सुश्री करंदलाजे ने कहा है कि देश को अब जिस चीज़ की ज़रूरत है वह सस्ती व गुणवत्तापूर्ण खाद्य प्रसंस्करण, कृषि विपणन और कृषि निर्यात है। उन्होंने कहा कि साल 2023 अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष होने के साथ भारत इसके निर्यात में बढ़ोतरी कर सकता है क्योंकि देश बाजरा के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का पूरा लाभ दिलाने के लिए सरकार मुस्तैदी से कार्य कर रही है। श्री पटेल ने देवास जिले के ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द के उपार्जन केंद्रों के औचक निरीक्षण के दौरान यह बात कही है। मंत्री श्री पटेल ने निरीक्षण में उपार्जन संबंधी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि उपार्जन केंद्रों पर तुलाई इलेक्ट्रॉनिक कांटों से ही की जाए। श्री पटेल ने कहा कि सरकार द्वारा मूंग का घोषित समर्थन मूल्य 7,275 रुपये होने से किसानों को लगभग 2,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिल रहा है। पौष्टिकता से भरपूर ब्रोकली की मांग तेजी से बढ़ रही है। कुछ समय पूर्व तक इस खास सब्जी की मांग बहुत सीमित थी, लेकिन अब ब्रोकली भी खास से आम बन गई है। इसलिए किसानों के लिए इसकी खेती फायदे का सौदा साबित हो रही है। ब्रोकली गोभी प्रजाति की ही एक सब्जी है, लेकिन पौष्टिकता के मामले में यह गोभी से कहीं अधिक पौष्टिक है। सामान्यतः ब्रोकली की नर्सरी तैयार करने का सबसे अच्छा समय सितंबर-अक्टूबर का माना जाता है। ब्रोकली की खेती के लिए 18 से 23 डिग्री के बीच का तापमान बेहतर होता है। इसकी खेती के लिए ठंडी जलवायु अच्छी मानी जाती है। वैसे ब्रोकली की खेती कई प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन इसकी खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी बहुत अच्छी रहती है। ब्रोकली की किस्में मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं: सफ़ेद, हरी व बैंगनी। इनमें हरे रंग की किस्म अधिक पसंद की जाती है। ब्रोकली की नर्सरी ठीक फूल गोभी की नर्सरी की तरह ही तैयार की जाती है। ब्रोकली की नर्सरी तैयार करने के लिए 3 फीट लंबी और 1 फीट चौड़ी तथा ज़मीन की सतह से 1.5 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी में बीज की बुवाई की जाती है। ब्रोकली के बीज की रोपाई पंक्तियों में की जानी चाहिए ताकि निराई गुड़ाई का काम आसानी से हो सके। आमतौर पर 60 से 65 दिनों में फसल तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। कृषि की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।